हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से है। इसका पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। तो सेशन है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल से। पाठ 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी है। बहुविकल्पी प्रश्न एवं लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। इसका सेशन दूसरा है। इस पाठ से पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। दूसरा सेशन है। पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इस पाठ में 2 सेशन करना पड़ा। इसी दूसरे सेशन में ही लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या भी है। तो चलिए बिना देरी लगाए हम प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से देशज वनस्पति का कौन सा उदाहरण है? निम्नलिखित में से देशज वनस्पति का कौन सा उदाहरण है? साल है, हायसिंथ है, नागफनी है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से देशज वनस्पति का कौन सा उदाहरण है? तो देशज वनस्पति साल, हायसिंथ, नागफनी या इनमें से कोई नहीं। तो देशज वनस्पति का उदाहरण है साल। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है? बलुई मिट्टी में कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है? तो पर्णपाती, कंटीली, मैंग्रोव या सदाबहार। बलुई मिट्टी में कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है? तो बलुई मिट्टी में उगते हैं कंटीली वन एवं झाड़ियाँ जिसकी पत्ती चिकनी, छोटी, मोटी होती है और कांटे होते हैं, जैसे बबूल के वृक्ष, जंगली बबूल। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय, मध्य भारत, मरुस्थल या ये सभी। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र हैं ये सभी, यानी प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ये सभी। हिमालय में भी, मध्य भारत में और मरुस्थल में भी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और प्राणी जीवन वाले निर्धारित विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? प्रश्न नंबर 8, विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो पारिस्थितिकी नाम से या जीओम नाम से या वन क्षेत्र नाम से या वानिकी नाम से। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये जीओम नाम से पुकारा जाता है। विशिष्ट प्रकार के वनस्पति और प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीओम नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पर्णपाती वन या वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वन एवं वनस्पति पाई जाती है, कंटीले वन एवं वनस्पति पाई जाती है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं वनस्पति पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। उस वनस्पति का नाम सुझाइए जिसके वृक्षों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। प्रश्न नंबर 6, उस वनस्पति का नाम सुझाइए
जिसके वृक्षों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं? तो कंटीले वन, पर्णपाती वन, या मैंग्रोव वन, या सदाबहार वन। प्रश्न है उस वनस्पति का नाम सुझाइए। तो कौन सी वनस्पति है जिसके वृक्षों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं? तो जो मैंग्रोव वन वनस्पति पाई जाती है उसकी जड़ें पानी में डूबी रहती है, यानी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, जुकाम और खांसी की दवा में किस पादप का प्रयोग किया जाता है? जुकाम और खांसी की दवा में किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तो अर्जुन का प्रयोग किया जाता है, या बबूल पादप का प्रयोग किया जाता है, या नीम पादप का प्रयोग किया जाता है, या तुलसी पादप का प्रयोग किया जाता है? तो जुकाम और खांसी की दवा में किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तुलसी पादप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, किस पादप के बीज का पाउडर मधुमेह के इलाज में सहायक होता है? प्रश्न नंबर 8, किस पादप के बीज का पाउडर मधुमेह के इलाज में सहायक होता है? तो आम पादप का, या जामुन पादप का, या नीम पादप का, या तुलसी पादप का? प्रश्न नंबर 8, किस पादप के बीज का पाउडर मधुमेह के इलाज में सहायक होता है? तो मधुमेह के इलाज में सहायक होता है जामुन का पाउडर। जामुन के बीज का पाउडर मधुमेह के इलाज में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1973 में शुरू किया गया बाघ संरक्षण कार्यक्रम है? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1973 में शुरू किया गया बाघ संरक्षण कार्यक्रम है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समय ये बाघ संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, या श्रीमती इंदिरा गांधी के समय बाघ संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो राजीव गांधी के समय बाघ संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, या मोरारजी देसाई के समय बाघ संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यहाँ 1973 दिया गया है। अब आपको पता लगाना है 1973 में प्रधानमंत्री कौन था, यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1973 में तो प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1973 में बाघ संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं? निम्नलिखित में से किसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं तथा इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है? तो ये नीम का पेड़ है, या बबूल का, या तुलसी का, या जामुन का? तो बबूल प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा बबूल। बबूल के पत्तों से आँख की फुंसी ठीक की जाती है, और बबूल के पेड़ से जो गोंद निकलता है उससे शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए उस गोंद का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन है? निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन है? तो महोगनी है, या शीशम है, या अकेसिया है, या नीम है? प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहारी वन का वृक्ष है? तो सदाबहारी वन का वृक्ष कौन सा है? महोगनी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सदाबहारी वन का वृक्ष है महोगनी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन
कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, या मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं, या पठारी भागों में पाए जाते हैं, या पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। तो जहाँ ज्वारीय वन पाए जाते हैं तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ डेल्टा का निर्माण होगा, यानी नदियों के किनारे, यानी डेल्टाई भागों में। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि नदियों समुद्रों में ज्वार आता है, समुद्रों के किनारे डेल्टा का निर्माण होता है, और वहीं ज्वारीय यानी ज्वार कहाँ आता है? समुद्रों में। तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाएंगे? डेल्टाई भागों में। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? निम्नलिखित में से सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो गंगा डेल्टा में, या मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में, या दक्षिण के पठारी भाग में, या शिवालिक पर्वत पे। तो जैसा कि लिखा है सुंदरबन का डेल्टा यानी गंगा का डेल्टा, गंगा के डेल्टे में सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? माचिस उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, या स्टील उद्योग है। तो वनों पर आधारित कौन सा उद्योग है? तो वनों पर आधारित उद्योग है माचिस उद्योग। माचिस उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग या चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है। स्टील उद्योग खनिज लवण पे आधारित है, खनिज लवण पर। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए माचिस उद्योग। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। वन महोत्सव किसके द्वारा आरंभ किया गया? वन महोत्सव किसके द्वारा आरंभ किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा, या जयराम रमेश द्वारा। तो वन महोत्सव किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, या इंदिरा गांधी ने शुरू किया, या के.एम. मुंशी ने। तो के.एम. मुंशी ने शुरू किया था। आप ऑप्शन सी पे जाएंगे। वन महोत्सव आरंभ के.एम. मुंशी द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16। ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ कब किया गया? ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ कब किया गया? 2013 में, 2012 में, 2014 में, या 2011 में। प्रश्न नंबर 16। ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ कब किया गया? 2013 में, 2012 में, 2014 में, या 2011 में। तो ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ किया गया था 2014 में। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन क्षेत्र में होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में वर्षा होती है, इसी को बोलते हैं सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय वन या सदाबहार वन। अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 250 सेंटीमीटर से अधिक, या 300 सेंटीमीटर से अधिक। तो उष्ण कटिबंधीय या सदाबहार वन क्षेत्र में वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से अधिक, यानी प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न है ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अभी आपको पूछा गया है तो डेल्टाई क्षेत्रों में। अब पूछा जा रहा ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वन की बात चल रही है। तो पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, केरल में। तो आप ये देखेंगे जहाँ समुद्री इलाका होगा, जहाँ खाड़ी इलाका होगा, वहीं ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में
सुंदरबन का डेल्टा पाया जा रहा, और डेल्टा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे समुद्रों में ज्वार आएगा, समझिए। तो ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1973 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1952 में, या वर्ष 1990 में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में, यानी प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, या 6 जून को मनाया जाता है, या 7 जून को मनाया जाता है, या 8 जून को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में? तो भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिजोरम राज्य में, मिजोरम राज्य। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, मिजोरम राज्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? तो उड़ीसा में है सुंदरबन, या मेघालय में है सुंदरबन, या पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन, या अरुणाचल प्रदेश में है सुंदरबन? तो किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? तो सुंदरबन स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है भाई? तो देखते हैं कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो ऑप्शन देखें, 22.8% भूभाग पर वन है, या भारत के 23.6% भूभाग पर वन है, या भारत के 25.9% भाग पर भूभाग पर वन है, या ऑप्शन डी 21.34% भूभाग पर वन है। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 21.34% भूभाग पर वन है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ऑप्शन डी 21.34%। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया? भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया? 1960 में, 1952 में, 1972 में, या 1990 में? तो भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया? तो भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया? तो भारत में वन नीति का निर्माण किया गया 1952 में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, सुंदरबन उगते हैं। सुंदरबन कहाँ उगते हैं भाई? सुंदरबन जब सुंदर हैं तो सुंदर नदी भी होनी चाहिए। गंगा के डेल्टा में उगते हैं, या दक्कन के पठार पर उगते हैं, या गोदावरी के डेल्टा में उगते हैं, या महानदी के डेल्टा में उगते हैं? तो प्रश्न नंबर 25, सुंदरबन उगते हैं कहाँ? गंगा के डेल्टा में,
प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। देखिए सुंदरबन से प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो यानी कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्नों को अच्छी तरह सेशन को, पहली बात तो ये आप समझ लें, सेशन को 2-3 बार देखें, सेशन समझ में आ जाए, याद हो जाए, आपको सही जानकारी हो जाए, तब आप नोटबुक में लिखें। बस इतने भर से इतना काम आप करें, 2-3 बार देखें और नोटबुक में लिखें। इतने से ही आपका ये ज्ञान अस्थायी होगा, आपको फिर याद करना नहीं पड़ेगा, आपको पाठ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, पाठ आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 2-3 बार देखें और जब सही समझ में आ जाए, याद हो जाए, तो आप नोटबुक में लिखें, ये ज्ञान अस्थायी होगा। अगले प्रश्न आ जाएं, प्रश्न नंबर 26, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क देखते हैं कहाँ पे है। रामनगर नैनीताल में है, या दुधवा लखीमपुर में है, या बांदीपुर राजस्थान में है, या काजीरंगा असम में है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है रामनगर नैनीताल में, यानी उत्तराखंड में। रामनगर नैनीताल यानी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, समझ गए। चलते हैं, तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे, वन हमारी सहायता करते हैं। तो वन हमारी सहायता कैसे करते हैं? ऑप्शन देखें, मिट्टी का कटाव रोक कर करते हैं वन हमारी सहायता, या बाढ़ रोक कर करते हैं वन हमारी सहायता, या वर्षा की मात्रा को बढ़ा कर करते हैं वन हमारी सहायता, या इन सभी प्रकार से वन हमारी सहायता करते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इन सभी प्रकार से, यानी मिट्टी का कटाव रोककर, बाढ़ रोककर, वर्षा की मात्रा बढ़ाकर, इन सभी प्रकार से वन हमारी सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, या असम में, या उड़ीसा में, या गुजरात में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, असम में। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर ये 29 है भाई, 19 नहीं है, ये प्रश्न नंबर 29 है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर है राष्ट्रीय पक्षी भारत का, या भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, या भारत का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, या भारत का राष्ट्रीय पक्षी हंस है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 30, मानसूनी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? मानसूनी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? रबड़ है, आम है, महोगनी है, या शीशम है। मानसूनी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? रबड़, आम, महोगनी या शीशम। तो मानसूनी वनों का प्रमुख वृक्ष है आम, यानी प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं, किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? देखिए सुंदरबन से संबंधित प्रश्न आ गया है, तो आप तो सुंदरबन के बारे में तो अच्छी तरह आप रट ही लें, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पर ध्यान दें, और जो भी सेशन आपके पास भेज रहा हूँ, आप जो आप नोटबुक में लिखेंगे, ये नहीं कि आपका पेपर हो गया, आप पास हो गए तो कॉपी को फेंक दें, नहीं, नोटबुक को कभी फेंके ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जा रहे हैं, जो प्रश्न जा रहे हैं, जो आपके पास सेशन भेजा जा रहा है, इन सेशन से भविष्य में आने वाले आपकी नौकरी की तैयारी में, आपके कंपटीशन में सहयोग देंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको हूबहू प्रश्न कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में मिलेंगे। तो नोटबुक को बिल्कुल
न फेंकें, कतई न फेंकें। नोटबुक को परीक्षा होने के बाद भी बचा कर रखें। तो किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? उड़ीसा में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में? तो किस राज्य में स्थित है सुंदरबन? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये देखिए ज्वारीय वन के बारे में कितनी बार आया। ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई भागों में, मरुस्थलीय भागों में, पठारी भागों में, पर्वतीय भागों में। ये प्रश्न 2 बार इसी सेशन में आ गया है, 2 बार आ गया है, समझ गए। यानी कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? अब तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई भागों में। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाए। सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वनों में पाया जाता है सागौन का वृक्ष, या सागौन का वृक्ष डेल्टाई वनों में पाया जाता है, या सागौन का वृक्ष मानसूनी वनों में पाया जाता है, या सागौन का वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सागौन का वृक्ष पाया जाता है मानसूनी वनों में। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखें। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? बाढ़ के पानी से सिंचाई का विस्तार है, या नहरों के जल की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि से है, या ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण से है, या ऑप्शन डी दुग्ध व्यवसाय का विकास। तो ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है दुग्ध व्यवसाय का विकास। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है दुग्ध व्यवसाय का विकास। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 35 भाई। प्रश्न नंबर 35 है वह राज्य जहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। ये प्रश्न नंबर 35 है। वह राज्य सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो सर्वाधिक शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक शेर गुजरात में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न हुए। 35 प्रश्न बहुविकल्पी हैं और उसके बाद फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जैसा भी अगर ये 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों प्रश्न लघु उत्तरीय में आ जाएंगे, थोड़ा कम लिखना है। दीर्घ उत्तरीय में आ जाएंगे तो थोड़ा बढ़ा देना है। हम व्याख्या दोनों के बीच की कर देते हैं। तो जैसा आपके पेपर में लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय जैसा भी ये आएगा वैसा आपको उत्तर दे देना है। तो चलते हैं भाई। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में क्या है? वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो वनों के ऊपर वनों का आपके जीवन में क्या महत्व है, इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जा रहा है कि वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो पहला प्रश्न, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप ये समझ लें वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। उसको हम 2 श्रेणियों में रख सकते हैं, प्रत्यक्ष वन और अप्रत्यक्ष वन। प्रत्यक्ष वन वो होते हैं जो डायरेक्ट आपके लिए लाभदायक हो, और अप्रत्यक्ष वन वो हैं जिनके द्वारा आप उद्योग धंधों के जरिए आप को लाभ मिलता है। तो प्रत्यक्ष लाभ में
जो कच्चा माल मिलेगा उसको भी हम प्रत्यक्ष लाभ में, जैसे हेडिंग डाल के लिखना चाहें तो लिखें उद्योगों को कच्चा माल। प्रत्यक्ष लाभ में, प्रत्यक्ष लाभ देखें, प्रत्यक्ष लाभ में देखेंगे उद्योगों के लिए कच्चा माल। तो हम जो विभिन्न व्यवसाय करते हैं, उद्योग धंधे अपनाते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, उनमें जो कच्चे माल हमें चाहिए वो वनों से प्राप्त होता है। जैसे माचिस, कागज़, प्लाईवुड, रबड़ आदि उद्योगों का विकास वनों पर ही निर्भर है। वनों के द्वारा ही इन कच्चे मालों का हम उद्योगों में अपने प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ी, तारपीन का तेल, रबड़, रंग, वृक्षों की छाल आदि कच्चा माल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? वनों से। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल हम वनों से प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा हम उद्योगों का विकास करेंगे। रोजगार के अवसर, दूसरी हेडिंग डाल दें, रोजगार के अवसर। तो रोजगार के वनों से लगभग 80 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या को वनों से रोजगार प्राप्त हो रहा है। विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, लकड़ी उद्योग, माचिस उद्योग, मधुमक्खी उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, तो ये सब आपको वनों से रोजगार मिल रहा है। औषधियाँ, तीसरी हेडिंग डाल दें, औषधियाँ। तो आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ, टहनियाँ, जड़ें, फल फूल आदि हमें वनों से प्राप्त होते हैं। भारतीय वनों से लगभग हजारों प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं और उन औषधियों के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा जीवन, हमारी शारीरिक जो क्षमता है कार्य करने की, या हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे हम छुटकारा पा जा सकते हैं। अगला हेडिंग डाल दें, चारागाह। हमारे यहाँ पशुपालन व्यवस्था है। पशुपालन में अपने गाय, भैंसों, बकरी आदि को उन जंगलों में, वनों में ले जाके चारागाह में छोड़ देते हैं। वहाँ पर वो चराई करते हैं और हम उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। अगली हेडिंग डाल सकते हैं, शिकारगाह। जंगली जानवर वनों में ही रहेंगे, जिनका शिकार करके क्या हम प्राप्त करेंगे? खालें, हड्डियाँ, सींग, ये सब प्राप्त करेंगे और इन वस्तुओं की प्राप्ति के बाद इनका निर्यात करेंगे। वर्तमान में सरकार द्वारा वन्य जंतुओं के अनाधिकृत शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगली हेडिंग क्या डाल सकते हैं, पर्यटन के सुंदर स्थल। भाई जंगलों में जाएंगे, वहाँ पे सुंदर सुंदर दृश्य देखेंगे। भ्रमण के इच्छुक व्यक्ति वनों के सुंदर स्थलों पर घूमने के लिए अधिकतर जाया करते हैं। अगली हेडिंग डालना चाहें तो पशुओं के लिए चारा डालें, शिकार डालें, औषधियों के लिए डालें, रोजगार के लिए डालें। और हेडिंग डालना चाहें तो दूसरी हेडिंग डाल दें, सुगंधित तथा अन्य तेल, जैसे तारपीन, चंदन, नीम, महुआ आदि के तेलों को हम वनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। कुटीर उद्योग धंधों में भी सहायक है, जैसे शहद, रेशम, मोम, कत्था, बेंत आदि उद्योग वनों पर आधारित हैं और वनों के द्वारा ही हम बीड़ी, रस्सी, टोकरियाँ आदि बनाने के उद्योगों में विकास में वन सहायक होते हैं। तो वनों के द्वारा हमारा जीवन सुखमय और हमें आने वाले वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है उससे बचाव मिलता है, बचाव होता है। तो अब हम अप्रत्यक्ष लाभ वनों से क्या मिलता है भाई? अप्रत्यक्ष लाभ में क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? अप्रत्यक्ष लाभ, दो हेडिंग डालें और फिर उसके अलग अलग हेडिंग डाल के व्याख्या करें। तो अप्रत्यक्ष लाभ में क्या मिलेगा? जैसे भूमि के कटाव पर रोक, यदि वनों का हम देखभाल करते हैं, वन बहुतायत से पाए जाते हैं,
तो वनों के द्वारा यदि बारिश हो रही है या तेज हवा चल रही है तो भूमि कटाव को वन रोकते हैं। वनों की घास फूस और उनके पत्ते जो हैं वेग को कम कर देते हैं, जिससे पानी उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाने में सफल नहीं हो पाते। आप वैसे भी देखेंगे, मान लीजिए कहीं पानी बरस रहा है, रास्ते में कोई लकड़ी या खर या कुछ भी पड़ा है तो देखेंगे आप वहाँ पर जो बहती हुई मिट्टी है वहाँ रुकी रहेगी, बाद में उसको हटाइए तो वहाँ पे आपको जो भूमि का कटाव है, जो भूमि कट कर आई है वहाँ पर रुकी रहती है। दूसरी हेडिंग डाल देंगे जलवायु पर नियंत्रण। वनों के द्वारा ही जलवायु पर नियंत्रण रखा जा सकता है। वन जलवायु की विषम परिस्थितियों को रोककर उनके रास्ते में रोड़ा बनते हैं। जब मानसून आता है और मानसून फिर तेज बारिश करते हैं, जिससे हमें खेती में लाभ मिलता है। बरसात अधिक होने से हमारे जो गंदगी है वो दूर होगी, जो हमारा वातावरण दूषित हो रहा वो दूर होगा। तो वनों से हमें जलवायु पर नियंत्रण मिलती है। अगली हेडिंग डाल सकते हैं खाद की प्राप्ति। वनों के जो निकटवर्ती भूमि हैं वो उपजाऊ होंगे, क्योंकि वनों के पत्तियां, खालें, टहनियाँ ये सब जला देते हैं लोग, जलाकर या वैसे हरी खाद के रूप में सड़ जाती हैं और वो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, जिससे हमें जो रासायनिक खाद हैं उनकी कम ही ज़रूरत पड़ती है। आगे आप हेडिंग डाल सकते हैं विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा। शत्रु घने जंगलों से गुजरकर आक्रमण का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस देश का वो जंगल है, जिस देश का वन है, उस देश के वासी, उस देश के सैनिक, उस देश की सरकार तो जानती है, पर शत्रु देश के लोग वनों के रास्तों को, वनों में किस तरफ से जाया जाए उनको पता नहीं है, और शत्रु से हमारी रक्षा होती है वनों से। पर्यावरण संतुलन। वन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर वायु प्रदूषण को रोकते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वन ऑक्सीजन में बदलकर वायु प्रदूषण को रोकता है और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। और लाभ लिखना चाहे अगर आपके पास समय है तो, और जंगलों में रहने वाले जंगली जात के लोगों को वन फल फूल तथा जानवरों के मांस के रूप में भोजन भी प्रदान करते हैं। वन विभिन्न पशु पक्षियों को रहने के लिए स्थान भी प्रदान करते हैं। वनों के द्वारा हमें घरेलू लकड़ी प्राप्त होती है, वनों के द्वारा हमें कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम आखिरी में आप लिखेंगे वन हमारे जीवन के लिए वरदान है, वनों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। फिर अगला प्रश्न देखें, विभिन्न प्रकार के वनों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्रकार के वनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए वन, विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे आप वनों का उल्लेख करेंगे तो हेडिंग डालेंगे कौन सा वन कैसा है, तो विभिन्न प्रकार के वनों को उल्लेख कीजिए। पहला वन जैसे डालें, हेडिंग डाल दिया करें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब ये पहला वन है तो उष्ण कटिबंधीय, देखिए सबकी व्याख्या आपको थोड़ा थोड़ा करते ही रहना है। तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप हुआ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, असम का क्षेत्र हुआ, तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र हुआ, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और साथ ही यहाँ शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। वनों के वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की
वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना आदि। दूसरा हेडिंग डाल दें, दूसरा प्रकार का वन लिखेंगे तो दूसरा प्रकार का वन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ इन वनों के लिए 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब गर्मी की शुरुआत होगी यानी मार्च के महीने में ये अपनी पत्तियां गिराएंगे। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जा सकता है। इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन का वृक्ष बांस, साल, शीशम, चंदन, रबेर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी एवं जीव जंतु भी जैसे छिपकली, सांप, कछुए भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या करेंगे। तीसरा वन लिखेंगे, तीसरा वन कंटीले वन। तीसरा वन कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। ये तीसरे तरह का वन है। तो कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा लिखेंगे। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि राजस्थान, कुछ भाग गुजरात के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। आज जगहों पर यहाँ पे बरसात कम होती है, कितनी, 70 सेंटीमीटर से कम। तो यहाँ के जो पेड़ होंगे छोटे होंगे, पत्तियाँ चिकनी मोटी होंगी, छोटी होंगी, कांटेदार वृक्ष होंगे, जड़ें गहरी होंगी और यहाँ पर अकासिया, खजूर, यूफोराबिया जैसे या नागफनी, कैक्टस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। पत्तियाँ बता रहा हूँ छोटी मोटी होती हैं, चिकनी होती हैं, जो क्या करते हैं, वाष्पीकरण का काम करते हैं, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए काम करते हैं। झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः कौन से जीव जंतु पाए जाएंगे, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा आदि जानवर पाए जाएंगे। अगला वन कौन सा देखें, अगला वन कौन सा है, पर्वतीय वन। तो इस वन में क्या देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है।
अंततः झाड़ियों के रूप में वे बाद में क्या होता है, अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग कौन, गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियाँ, ये गुज्जर बकरवाल जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की घुमंतू चरवाहे हैं, पशुचारण के लिए क्या करते हैं। तो इस प्रकार की पशुचारण जहाँ पे घास के मैदान हैं उनको बुग्याल कहते हैं। बुग्याल अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचन, घास, टुंड्रा वनस्पति हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, तेंदुआ, गिलहरी आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वनों में और वनों की अपेक्षा पर्वतीय वन थोड़ा अलग पाए जाते हैं। यहाँ पर जितनी ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे उतनी ऊंचाई पर जो पेड़ होंगे वो घास के मैदान का रूप धारण करेंगे, जो पशुचारण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला वन देखेंगे तो 5वीं हेडिंग डाल के अगला वन लिखेंगे मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन अथवा डेल्टाई वन तो मैंग्रोव वन कहो या डेल्टाई वन कहो, मैंग्रोव वन को ही डेल्टाई वन कहा जाता है। ये मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित होती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है वन, यानी मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन। तो इसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। मैंग्रोव वन में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए भी पाए जाते हैं, मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, घड़ियाल भी पाए जाते हैं और कई प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं। तो ये भारत के जो वन हैं उनको 5 भागों में विभाजित करके और अलग अलग उनकी व्याख्या करने का प्रयास करना। हेडिंग डाल के उनकी व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग तो आप हूबहू जैसा हेडिंग बताया वैसा आप समझें, लिखें नोटबुक में। और ये जो व्याख्या किया हूँ ये अपनी भाषा में पहले इसको 2-3 बार देखें और जब ये समझ में आ जाए तो अपनी भाषा में व्याख्या करने के लिए अलग से नोटबुक में रफ में कहीं पर लिखें। तीसरा प्रश्न है, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है, क्यों? तो ये भी देखना है आपको। प्रश्न नंबर 3, भारत वनस्पति जगत में धनी है, प्राणी जगत में धनी है। तो भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है, क्यों? तो भारत में वनस्पति और जीव जंतुओं की विशाल विरासत है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। हेडिंग डालेंगे, जैसे पहला डाल दे तापमान। पहली हेडिंग डालें तापमान। तो भारत में हर प्रकार का तापमान एवं जलवायु पाई जाती है। कुछ प्रदेशों की जलवायु सम है तो कुछ प्रदेशों की जलवायु विषम है। कहीं पर गर्मी अधिक तो कहीं पर सर्दी अधिक है। तो हिमालय में ऊंचाई के साथ साथ धूप के वितरण में भी अंतर पाया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ रही होती है, दक्षिण में बहुत गर्म होता है। तो इस प्रकार तापमान विभिन्न प्रकार के भारत में पाए जाते हैं और इस कारण भारत की वनस्पति और जीव जंतु भी पाए जाते हैं बहुतायत से। इस कारण से हम कह सकते हैं भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। दूसरी हेडिंग डाल देंगे धूप डाल देंगे। तो सूर्य की रोशनी
जो ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी, दिन की लंबाई और ऋतुओं पर निर्भर करती है, वनस्पति और जीव जंतुओं के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ धूप की कमी नहीं, जिसके लिए वृक्ष वनों में एक दूसरे से ऊपर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पशुओं को भी धूप बहुत पसंद है, जिसकी भारत में कमी नहीं। तो धूप के होने से, धूप तेज होने से, भूमध्य सागर के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा पर भारत होने से यहाँ जो सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ती है, सूर्य की तेज धूप पड़ती है, उससे वनों का विकास होता है। वन हरे भरे होते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं, और जीव जंतुओं एवं मनुष्यों को भी उसमें ले लें, उनका भी विकास तेज़ी से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। अगली हेडिंग डाल दें वर्षा। अगली हेडिंग डाल दें वर्षा। तो भारत में वर्षा के बारे में भी देखेंगे तो कहीं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो कहीं 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो कहीं 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। जैसे भारत के उत्तरी भागों में वर्षा अधिक है, पूर्वोत्तर भागों में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, और राजस्थानी या थार के मरुस्थल में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर वनों के विकास में प्रत्येक तरह के वर्षा होती है। कहीं पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, कहीं पे मीडियम हो रही, कहीं पे वर्षा बहुत कम हो रही है। तो उसी प्रकार वनों का, जीव जंतुओं का, जिस प्रकार की ऋतुएं होंगी उस प्रकार के वहाँ जंगल होंगे, उस प्रकार के वहाँ वन पाए जाएंगे, और उस प्रकार के वहाँ जीव जंतु जाएंगे। ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में वन घने और ऊंचे होंगे। कम बारिश वाले में, जहाँ मीडियम बारिश होगी, वहाँ पे वन थोड़ा कम, जीव जंतु समतुल्य जलवायु होने के कारण ज़्यादा। जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से या कम वर्षा होती है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जीव जंतु और छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो वर्षा के कारण भी हमारा भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। अगली हेडिंग क्या डाल देंगे? चौथी डाल देंगे मिट्टी। तो चौथी हेडिंग डाल देंगे मिट्टी। तो भारत एक विशालतम देश है। भारत में जलोढ़ मिट्टी, जैसे भारत के उत्तरी भागों में जलोढ़ मिट्टी, जैसे पश्चिमी या दक्षिणी भागों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में काली मिट्टी, तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी, तो उत्तराखंड या पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ी मिट्टी, जहाँ पर सीढ़ीदार खेती करते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और इन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के कारण अलग अलग मिट्टियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ वन पाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मिट्टी है उसके द्वारा कृषि उत्पादन में भी, उद्योग धंधे में भी, क्योंकि उद्योग धंधे, बहुत से उद्योग धंधे हैं कृषि पर आधारित हैं, उद्योग धंधे में भी भारत आगे है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मिट्टी, अच्छी मिट्टी और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के चलते भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। अगली हेडिंग डाल देंगे धरातल। धरातल डाल दें। तो धरातल में क्या? भारत में ऊंचे से ऊंचे धरातल तथा नीचे से नीचे धरातल के स्थान पाए जाते हैं। कहीं मैदान पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं पहाड़ पाए जाते हैं। इस कारण भारत में हर प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, और हर प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए आदर्श वातावरण मिल जाता है। उन्हें फलने फूलने में कोई अड़चन नहीं होती, और वो अपना विकास अच्छी तरह से करते हैं। वनों का विकास होता है, जीव जंतुओं का विकास होता है, खेती अच्छी होती है। कहीं जहाँ समतल धरातल है वहाँ पे अच्छी खेती, जहाँ पठारी, पहाड़ी एवं
ऊंचे नीचे स्थान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर उसी हिसाब से खेती, उसी हिसाब से वहाँ के जंगल, उसी हिसाब से वहाँ के जीव जंतु अपना विकास करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं धरातल के कारण भी भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। तो जो अंत में लिखेंगे, भारत में जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर स्थित है, उसका लाभ तापमान, धूप, वर्षा, मिट्टी, धरातल सब पर पड़ता है और जिसके द्वारा भारत की वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत का विकास होता है और वो हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है। हम इसी कारण धनी हैं। तो इसी प्रकार आप व्याख्या करेंगे। ये व्याख्या इसमें लिख के नहीं जा रहा, आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ। आप 2-3 बार व्याख्या को सुनेंगे तो आपको परीक्षा हाल में लिखने के लिए, मतलब आप अधिक से अधिक लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ आ नहीं रहा है। आप बहुविकल्पी प्रश्नों को तो 2-3 बार देखें और नोटबुक में लिख लें, पर ये जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप लिखने का आप समय बचा नहीं आपके पास। लिखेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। आप बार बार सेशन को देखेंगे। 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों को आप बार बार देखें। बार बार देखने से चारों क्रियाएं होती हैं, सुनने, देखने, लिखने, बोलने। तो इस प्रकार आप बार बार सेशन को देखेंगे, आप अच्छी तरह से व्याख्या कर ले जाएंगे। तो चलिए, अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।